हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने दोस्तों से आरक्षण के मुद्दे पे विशेष चर्चा करूंगा और अपनी बात आप सबके समकक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिए, आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं आरक्षण का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं और ना ही मैं सरकार का विरोधी हूं। लेकिन आरक्षण किस लिए बनाया गया था भाई? आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए आरक्षण बनाया गया था। जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उनके लिए आरक्षण नहीं बनाया गया था। हाँ, आरक्षण जातिगत है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, दीजिए, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति हो उसको दीजिए। अगर देखा जाए, आरक्षण के जो नायक हैं, लोकनायक छत्रपति साहू जी महाराज हैं। उन्होंने ये चालू किया था। संवैधानिक व्यवस्था मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होने के साथ ही शुरू हुई थी। लेकिन जब वो जात आधारित आरक्षण हो गया, उसमें पहला संशोधन 1951 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जात आधारित आरक्षण को लागू किया गया। इसके बाद 1990 में ओबीसी के लिए मंडल आयोग के सिफारिश के बाद भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कार्य किया। भारत में 50% से ज्यादा आरक्षण मान्य नहीं है। फिर भी कुछ दिन पहले सामान्य कास्ट के जो लोग हैं, उनके में से जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 10% उन्हीं में से काट के उनको किया गया। उसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। अब आ जाइए, मैं बात करना चाहता हूं उस पे। हम कह रहे हैं कि चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं तो आप आरक्षण खुद ही छोड़ दीजिए। सरकार को इसमें एक समान, जैसे एक समय था कि ओबीसी के लिए, मतलब अभी क्रीमी लेयर के हिसाब से अगर दिया जाए आरक्षण तो ज्यादा बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें नियम है कि 1993 में सबसे पहले ये लागू किया गया था कि जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए है, उसको क्रीमी लेयर के तहत उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा आया 2004 में 2.5 लाख रुपए, 2008 में 4 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दी गई कि जिसकी वार्षिक आय इतनी है तो वो आरक्षण का पात्र नहीं है। लेकिन क्या यह पूर्णतः लागू है? हम नहीं मानते। बहुत लोग तो छिपा लेते हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूं, इसमें मेरी आय इतनी है, मेरी आय इतनी है। मेरा मानना यह है कि अगर आप पद नहीं छोड़ेंगे, आरक्षण आप ही लेते रहेंगे, तो फिर गरीब क्या करेंगे भाई? अगर आपने एक बार आरक्षण ले लिया, या मान लीजिए नहीं लिया, जिसके पास 150 बीघा खेती है, 200 बीघा खेती है, वो आरक्षण का पात्र है? नहीं है। जो मान लीजिए मार्केट में उसकी शॉप है, अच्छी खासी चल रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा है, फिर भी वो 5,000 रुपया डेली कमाता है, महीने का 1.5 लाख रुपया उसका हो गया, क्या वो आरक्षण के पात्र है? अगर उसको आरक्षण मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई? आरक्षण इसीलिए तो बनाया गया था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें शिक्षा में और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले। लेकिन उसका लाभ गरीब लोग नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं पाते, क्योंकि जो पहले से मुख्य रूप से आर्थिक रूप से मतलब जो संपन्न हो चुके हैं वही ले रहे हैं। जब वही ले रहे हैं, जब आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो उनको लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं तो आप अपने बच्चे को भाई अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। पता लगा जिसकी फीस 2,000, 2,500, 3,000 है, बहराइच पढ़ाए, इसके बाद लखनऊ भेज दिए, फिर दिल्ली भेजिए, अच्छी कोचिंग कराएंगे, अच्छी सुविधा देंगे, एक रूम बनवा देंगे उसके लिए, पढ़ने के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और हम लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे भाई? यही अपने मार्केट के स्कूल में पढ़ाएंगे। ज्यादा होगा, बहुत मेहनत कर लेंगे तो बहराइच भेज देंगे भाई, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। इसके बाद वो सरकारी स्कूल में आ जाएगा, चाहे वो जो भी स्कूल हो, गांधी हो, महाराज सिंह हो, इसके बाद केडीसी हो, इसमें जाके पढ़ेगा। इसके बाद मान लीजिए सरकार ने कोई सर्विस निकाली, कोई सरकारी नौकरी निकाली, एग्जाम हुआ, एग्जाम में उसका लड़का जो भाई आर्थिक रूप से मजबूत है, उनका 75 नंबर लाया, मेरा लड़का 65 नंबर लाया, तो भाई किसको आरक्षण मिलेगा? वही तो ले जाएगा ना भाई। जो मलाई काट रहा है पहले से, वही अब भी मलाई काटेगा। तो क्या मतलब है फिर आरक्षण का? भाई आरक्षण का मतलब ही क्या है? जो हम आर्थिक रूप से कमजोर है, हम नहीं कमजोर है, मान लीजिए बहुत लोग कमजोर है, हम भी उस लेवल पे नहीं जा पाए हैं अभी कि हम आरक्षण छोड़ दें। लेकिन फिर भी लोगों को तो छोड़ना चाहिए कम से कम। आप छोड़ दीजिए भैया। आप एक तो देखा जाए, आप कहते मैं अपने समाज का बहुत बड़ा उनका शुभचिंतक हूं। आप शुभचिंतक हैं, इस मामले में नहीं, कोई बात हो जाती तो झंडा चीटी लेके सबसे पहले खड़े हो जाते हो, मेरे जात के बारे में ये बोला, मेरे जात के बारे में ये बोला। और जब समय आता उनको बढ़ाने का तो मलाई आप ही काट जा रहे हो। जब आप ही मलाई पूरी काट जाओगे तो उनको क्या मिलेगा भाई? आज देखिए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो,
कोई 6,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, कोई 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 रुपये प्राइवेट नौकरी कर रहा है। बताइए वो आरक्षण के पात्र हैं कि आप आरक्षण के पात्र हैं? मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं वो अपने स्वयं आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। भाई अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा ना। अगर आप बैठे रहेंगे कुर्सी पे तो दूसरा लाइन में खड़ा रहेगा, जिंदगी भर खड़ा रह जाएगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। जब मौका नहीं मिलेगा तो वो भाई कैसे निकलेगा गरीबी से? आरक्षण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी इसमें विशेष रूप से सोचना चाहिए, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो। अब मान देखिए अनुसूचित जात है उसको 15% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जनजात है उसको 7.5% आरक्षण मिलता है, OBC को 27% आरक्षण मिलता है, 10% EWS को मिलता है। लेकिन मिलने से क्या मतलब है जब उनको मिले ही ना, वो भोग ना पाए उस चीज को, वो प्राप्त ही ना कर पाए। गरीबी में जीवन उनका पहले भी था, अभी बीतता चला जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आरक्षण का मैं विरोधी नहीं, लेकिन मैं सारी बातें आरक्षण पे मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे समय मिला देखेंगे, जनता से भी इसके बारे में सवाल पूछेंगे कि भाई आरक्षण किस मुद्दे पे और किसको मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मिलना चाहिए कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति को मिलना चाहिए? मेरा यही सवाल है। आप लोग भी इस पे कमेंट करके हमें जवाब दीजिए कि आरक्षण किस मुद्दे पे मिलना चाहिए। भाई क्यों बना था? इसीलिए बना था ना, पहले जब आरक्षण लागू हुआ था 1950 में, तो इसी आधार पे हुआ था ना कि जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको भारत में सम्मान नहीं मिल रहा है, समान रूप से सम्मान नहीं मिल रहा है, और वो नीचे है। उन्हीं को दिलाने के लिए तो आरक्षण बना था। आरक्षण किस लिए बना था? इसके बाद इसमें मंडल आयोग की सिफारिश के बाद OBC को भी मिला, क्योंकि OBC में भी भैया बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जिनका घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल है। तो यार उनको आरक्षण मिले तो समझ में आता, उनका बच्चा कहीं सरकारी में पा जाए नौकरी, समझ में आता। जब आप ही नहीं छोड़ेंगे तो वो नहीं पाएंगे। और इसके बाद अब तो नौकरी भी बहुत कम निकलती है, ज्यादातर संविदा पे। अरे संविदा मिल जाए तब भी उनका घर का खर्चा आराम से चलेगा, फिर भी तब आरक्षण का महत्व देखा जाएगा। आरक्षण बना के रखा है, लाभ कोई दूसरा ले रहा है, जो पहले से है वही लाभ ले रहा है। भाई मान लीजिए OBC का ही लड़का है या SC ST का लड़का है, वो आरक्षण लेके नौकरी पा गया है। अब जब नौकरी पा गया तो भाई शादी किससे करेगा? वो भी सरकारी टीचर होगी या कोई सरकारी पद पे कार्यरत होगी, उसी से तो करेगा। और जब उससे करेगा तो उसकी कमाई डबल हो गई भाई। और जब कमाई डबल होगी तो अपने बच्चे, उसके बच्चे होंगे, वो कहाँ पढ़ाएगा? 2 लाख रुपए कोचिंग, 2 लाख रुपए खर्च करेगा कोचिंग पे, तो वहां पढ़ाएगा। तो मेरा बच्चा वहां कहाँ पहुंच पाएगा? भाई मेरी कमाई नहीं है इतनी कि 2 लाख रुपए मैं अकेले बच्चे को दे दूं। अगर दे दूंगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा जागृत होइए और आरक्षण के बारे में बोलिए। इसलिए बोलिए, हम कह रहे हैं आरक्षण दीजिए, जातिगत ही दीजिए, मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूं, मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन जो कमजोर हैं उन्हीं को मिले, जो कमजोरी से बाहर निकल चुके हैं वो उनका हटा दिया जाए, क्रीमी लेयर के हिसाब से ही दिया जाए, चाहे SC ST हो और चाहे OBC हो। उसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो भी कमाई की जितनी भी सीमा तय की गई, अगर वो उस सीमा को पार करता है तो उसे आरक्षण से निष्कासित कर दिया जाए। आगे भी मैं आरक्षण पे बात करता रहूंगा, हो सकता है जनता के सामने उनकी राय भी लूं और आपके सामने पेश करूं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बातों को यहीं पूर्ण विराम देता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।